अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज़िनोफिलिक पल्मोनरी सिंड्रोम्स। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें डिफरेंट इटियोलॉजीज़ होती हैं और इसमें जो लंग लेशंस हैं वो चेस्ट एक्सरे पर एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे हमें ओपेसिटीज़ मिलती हैं यूजुअली कंसोलिडेशन की। ठीक हो गया। और ये साथ में डिसऑर्डर जो है ना एसोसिएटेड होता है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूजिनोफिल इन द पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड में हमें यूजिनोफीलिया मिलता है, तो इसको हम कह रहे हैं यूजिनोफिलिक पल्मोनरी सिंड्रोम। चेस्ट रेडियोग्राफिक जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो खुद ही जो है क्लियर हो जाएंगी जल्द से जल्द रैपिडली जब हम स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स देंगे तो उससे क्या होगा कि यूजिनोफिल्स का काउंट रिड्यूस होता है, तो उससे चेस्ट एबनॉर्मलिटीज़ जो है एक्सरे फिर हमें क्लियर मिलेगा, सही हो जाएंगी वो ओपेसिटीज़। क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिंड्रोम होता है? कुछ तो एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ हैं, ठीक है, जो कि नॉन है, बाकी इंट्रिंसिक कॉजेज़ अननोन। एक्सट्रिंसिक जो नॉन कॉजेज़ हैं उसमें एलर्जी होती है फॉलोइंग चीज़ों से, जैसे पैरासाइट्स से एलर्जी हो। पैरासाइट्स में भी कौन सा? एस्केरियस, टॉक्सोकारा, फिलेरिया। ठीक है, ड्रग्स में जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, पैरा अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, सल्सराजीन, इमीप्रामीन, क्लोरप्रोप्रामाइड, फिनाइलब्यूटाजोन, थायाजाइड, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, आइसोनियाजिड। ठीक है, ये सारी ड्रग्स, इनसे एलर्जी हो तो ये सिंड्रोम होता है। फंजाई में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस करवा रहा था, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, तो उससे एलर्जी भी यूजिनोफिलिक पल्मोनरी सिंड्रोम करवाएगी। इंट्रिंसिक जो कॉजेज़ हैं जिनका अननोन कॉज है उसमें एक लोफलर सिंड्रोम आता है, एक्यूट यूजिनोफिलिक नमूनिया, क्रॉनिक यूजिनोफिलिक नमूनिया, श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम, हाइपर यूजिनोफिलिक सिंड्रोम, पोली आर्टेराइटिस नोडोज़ा। ठीक है, ये सारे इंट्रिंसिक कॉजेज़ हैं जो अननोन है, अननोन कॉजेज़, इनकी वजह नहीं पता कि ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये इंट्रिंसिक अननोन कॉजेज़ हैं जो कि यूजिनोफिलिक पल्मोनरी सिंड्रोम करवा रहे हैं। तो इसको ही थोड़ा सा जो है आगे इसने एलेबोरेट किया है लोफलर सिंड्रोम के। लोफलर सिंड्रोम में एक्यूट यूजिनोफिलिक नमूनिया होता है अननोन कॉज का। ठीक है, इसमें नमूनिया होता है जिसका कॉज नहीं पता। होगा क्या, उसमें माइग्रेटिंग पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, कभी यहाँ एक्सरे पे कभी वहाँ एक्सरे पे माइग्रेट कर रहे हैं पल्मोनरी एरिया में वो इन्फिल्ट्रेट्स, और इसमें थोड़े बहुत ही मिनिमल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट याद रखें और मिनिमल क्लिनिकल फीचर्स होंगे इस लोफलर सिंड्रोम में। एक्यूट यूजिनोफिलिक नमूनिया हमने कहा, और क्रॉनिक यूजिनोफिलिक नमूनिया। एक्यूट में क्या होता है कि इडियोपैथिक एक्यूट फिब्राइल इलनेस होती है, वो 7 दिनों से भी कम ड्यूरेशन की होती है, एक्यूट होती है। उसमें सीवियर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होता है, ऑक्सीजन ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगा, और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स भी हमें मिल रहे हैं, और पेशेंट को एस्थमा की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो ना उसको कोई एस्थमा की हिस्ट्री है, बस हमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट मिल रहे हैं, हाइपोक्सीमिया मिल रहा है सीवियर किस्म का, और एक्यूट फिब्राइल इलनेस होती है 7 दिनों से भी कम ड्यूरेशन की। लेकिन जो क्रोनिक यूजिनोफिलिक नमूनिया है इसमें क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे, यानी फीवर भी हो रहा है, चिल्स हो रही है, नाइट स्वेट, कफ, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, सेवरल वीक्स से लेके महीनों की ड्यूरेशन जितना। ठीक है, वो तो 7 दिन का था, ये महीनों तक। अब इसमें जो चेस्ट एक्सरे है वो क्लासिकली हमें पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेट शो करेगा, जो कि रिजेंबल करेगा फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ पल्मोनरी इडीमा। ठीक है, पल्मोनरी इडीमा की तरह रिजेंबल करेगा वो पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेट चेस्ट एक्सरे पे। और फिर क्या होता है कि इसमें फिर ड्रामेटिक क्लियरिंग ऑफ सिम्टम हो जाएगी, और चेस्ट एक्सरे भी बिल्कुल हमें सही मिलेगा। कब? जब हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इनिशिएट करवाएंगे उसके 48 घंटों के ही अंदर चेस्ट एक्सरे भी क्लियर आ जाता है, और सिम्टम्स भी ड्रामेटिकली ये सारे क्लियर हो जाएंगे, फीवर, नाइट स्वेट्स, कफ, एनोरेक्सिया, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टीरॉइड्स मेन इनका रोल होता है क्योंकि वो यूजिनोफीलिया को कम करते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक यूजिनोफिलिक नमूनिया हो गया। श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या है? श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम आपने बहुत बार सुना भी होगा, एक मल्टी सिस्टम वास्कुलाइटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, वेसल्स की इन्फ्लामेशन वास्कुलाइटिक डिसऑर्डर है जो फ्रीक्वेंटली स्किन को, किडनी, सीएनएस को, इनको भी लंग्स के अलावा इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर किसी भी उम्र में हो सकता है, स्पेशली जो ब्रोंकियल एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनको,
ठीक है, श्रग स्ट्रोस होता है। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? क्रोनिक एस्थमा के साथ, क्योंकि उसको एस्थमा वालों को ही हो रहा है ज़्यादातर, क्रोनिक एस्थमा है पेशेंट को, उसको हमने पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स भी हमें मिल रहे हैं, वास्कुलाइटिस है और यूजिनोफीलिया भी मिल रहा है। ठीक है, एस्थमा है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, वास्कुलाइटिस और यूजिनोफीलिया मिल रहा है हमें। तो ये हो गया श्रग स्ट्रोस सिंड्रोम। तो लंग में जो इन्फिल्ट्रेट है वो पैची भी हो सकते हैं और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जिस तरह बाकी ऊपर वाले सिंड्रोम्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव होती है, फल्मिनेटिंग है, अनलेस कि आप इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से ट्रीट करें, वरना ये बढ़ती जाएगी डिज़ीज़, फल्मिनेटिंग है नेचर इस श्रग स्ट्रोस की, जब तक कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दे देते। ठीक है, इसमें भी वही ट्रीटमेंट है। हाइपर यूजिनोफिलिक सिंड्रोम, इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा कि 1500 यूजिनोफिल्स से पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा हमें मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड में, और वो 6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय तक इस तरह मिले, साथ में पेशेंट को कोई पैरासाइटिक एविडेंस ना हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का कोई एविडेंस नहीं, एलर्जी भी नहीं है, कोई और कॉज नहीं मिल रहा यूजिनोफीलिया का, और बस उसके यूजिनोफिल्स बढ़े हुए हैं, कोई भी कॉज नहीं मिल रहा, तो ये हाइपर यूजिनोफिलिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है विथ ट्राइकस्पिड वाल्व की एब्नॉर्मलिटीज़ या एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाती है और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये हार्ट में एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्वमेंट। तो लंग, लिवर, स्प्लीन, स्किन, CNS, ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें भी हमने वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक हो गया।